अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको एज़ोस्पर्मिया होता है। एज़ोस्पर्मिया आप समझ लीजिए क्या होता है कि स्पर्म काउंट जिनके ज़ीरो होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। मतलब उन्होंने सीमेन एनालिसिस कराया और उनका काउंट बिल्कुल ज़ीरो आया, स्पर्म फाउंड ही नहीं हुए, स्पर्म सीन ही नहीं हुए। इस कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इस एज़ोस्पर्मिया को लेकर के हमारे पास आते हैं लोग और ये बात कहते हैं कि पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से हम लोग इलाज करा रहे हैं, लेकिन हमें आज तक कहीं से भी आराम नहीं हुआ। अब ये क्या गलती होती है कि एज़ोस्पर्मिया आपका 25-25 सालों में ठीक नहीं होता है? कहाँ पर आप गलती कर रहे होते हैं? क्या कंडीशन है आपकी, उसको समझना और उसको जानना और उस हिसाब से प्रॉपर जो डायग्नोसिस आपकी बनती है, क्या उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, देन उसका ट्रीटमेंट करना। बहुत मतलब ऐसा होता है कि एज़ोस्पर्मिया ऐसा होता है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं होता है, बट वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते हैं, सही से जांचें नहीं कराते हैं, जिसके नतीजे में उनका एज़ोस्पर्मिया जो होता है वो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि एज़ोस्पर्मिया किस किस तरीक़े का होता है, कैसे इसको हम लोग डायग्नोस करते हैं, किस तरीक़े से इसको समझते हैं कि एज़ोस्पर्मिया कौन वाला ट्रीटेबल है, कौन वाला ट्रीटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आप कहीं से भी एज़ोस्पर्मिया का इलाज करा रहे हैं तो आपको समझ में आ सके कि क्या सच में सही ट्रीटमेंट आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं असल टॉपिक जो है आज की इस वीडियो का, दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। अब एज़ोस्पर्मिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पर्म काउंट अगर नील हैं तो उस कंडीशन को हम लोग एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया बहुत तरह का होता है, उसको समझने की कोशिश करनी है आपको। डायरेक्टली स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली दवाइयाँ नहीं खानी। हो सकता है स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो बट स्पर्म आपके बाहर ना आ रहे हों, तो अब आप स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली मेडिसिन आप खा रहे हैं तो उससे आपका क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि काउंट तो कम है ही नहीं आपका। आपने FNAC, आप अगर FNAC कराएंगे तो वहाँ पर स्पर्म आपके मेच्योर प्रॉपर स्पर्म आपको मिलेंगे, बट बाहर स्पर्म नहीं आ रहे हैं आपके। बाहर स्पर्म नहीं आने के कारण आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकते हैं, है ना, या फिर वास्ट डिफरेंस बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो डेवलप ही नहीं हुई होती है, इस वजह से आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है। तो आपको क्या क्या करना है समझने की कोशिश करिए। पहले नंबर पे आपने सीमेन एनालिसिस करा लिया है, स्पर्म काउंट नील आया है, एज़ोस्पर्मिया कंफर्म हो चुका है। अब एज़ोस्पर्मिया दो तरह का ब्रॉडली होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। सबसे पहले आपको ये डायग्नोज करना है कि आपका जो एज़ोस्पर्मिया है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, या यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एज़ोस्पर्मिया आपको हो रहा है, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है ना। तो इसके लिए आपको ट्रस्ट कराना होता है, या सीमेन एनालिसिस में आपको देखना होता है कि फ्रुक्टोज़ वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। फ्रुक्टोज़ एक अलग से भी आप जांच करा सकते हैं, सीमेन एनालिसिस के साथ में ही फ्रुक्टोज़ हो जाया करता है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, अगर फ्रुक्टोज़ प्रेजेंट है तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ब्लॉकेज नहीं है। या आपने ट्रस्ट कराया तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज आपको डायग्नोज हो गया, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना है कि ये जो ब्लॉकेज है, क्या इस ब्लॉकेज को हम लोग क्योर कर सकते हैं, क्या इस ब्लॉकेज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं इसको, इस ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है, या आप हमसे डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट को शेयर करके समझ सकते हैं, एक मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज नहीं आया, फ्रुक्टोज पॉजिटिव आ गया है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के दो मेनली कारण हो सकते हैं, है ना, बल्कि तीन समझ लीजिए आप, है ना। प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर।
इस तरह से 3 कारणों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब उसको डायग्नोज करना कि आपके अंदर जो कॉजेज़ हैं वो प्री टेस्टिकुलर हैं, मतलब हार्मोनल लेवल पर कुछ इश्यूज़ हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम आ रहा है, या FSH LH जो है वो काफ़ी हाई आ रहे हैं, आपका प्रोलैक्टिन हाई आ रहा है, E2 आपका हाई आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी डायग्नोज करनी होंगी और उनको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन चलानी होंगी, ताकि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो सके और जो एजोस्पर्मिया कोज कर रहा है वो एजोस्पर्मिया आपका ठीक हो सके और वो कॉजेज़ जो हैं आपके वो रिमूव हो सकें। तो पहले नंबर पे प्री टेस्टिकुलर लेवल पर आपको फाइंड आउट करना है, और अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज़ डायग्नोज होते हैं तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना। क्या क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है, आपको वेरिकोसील हो सकता है, एपिडिडाइमल सिस्ट हो सकता है, या इसी तरीके से टेस्टिकुलर लेवल पर आपको जो है कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकता है, या आपके जो टेस्टिस हैं वो अनडिसेंट हो सकते हैं। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एजोस्पर्मिया हो सकता है, तो वो आपको प्रॉपर फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपको जो है उनका ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं वो समझने की कोशिश करनी है और उनका ट्रीटमेंट आपको करना है। पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल पर आपको टेस्टिकुलर पता चला हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं है, आपको टेस्टिकुलर लेवल पर कुछ इश्यूज़ नहीं है, बट पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल पर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है आपको, या इजैकुलेशन हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको वेरिकोसील की वजह से आपको इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर कहीं कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, उनको फॉलो करना, और जो इश्यूज़ हैं वो उन इश्यूज़ को हम मेडिकली जो है ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डायग्नोज करना, प्रॉपर उसको समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसको आप समझ लेंगे, सही से इनका इलाज अगर अवेलेबल है वो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो आपका जो एजोस्पर्मिया है वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। गलतियाँ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपने तजर्बे से मेडिसिन दे दीजिए। ये चीज़ तजर्बे पर नहीं डिपेंड करती है। ये चीज़ तो जाहिर सी बात है, तजर्बा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको समझना भी तो ज़रूरी ना कि आपके अंदर कंडीशन क्या है। अब जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर की जो कंडीशन वो तजर्बे से कैसे देखा जा सकता है, उसको तो स्कैन करा कर ही पता करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि एजोस्पर्मिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिले। आप ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं शुरू करना है कभी भी। आपको किसी ने बताया कि आप ये वाली मेडिसिन खाइए, किसी ने बताया वो वाली मेडिसिन खाइए, किसी ने बताया आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके समझना है कि एजोस्पर्मिया है तो कौन सा वाला एजोस्पर्मिया है ना, और उसका ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन है, ये चीज़ समझ करके प्रॉपर तब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।